हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेंटर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया हुआ है फेडरलिज्म पे लेकर के। हम हमेशा सुनते हैं संघवाद, फेडरलिज्म कैसा होना चाहिए, क्या होता है। ये सारी पॉलिटिक की क्लासेस होती हैं, लेकिन जब हम फिजिकल फेडरलिज्म की बात करते हैं, राजकोषीय संघवाद की अगर जब बात करते हैं, तो उसमें एक अलग कॉन्सेप्ट आता है। बट उसका रिलेशन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल फेडरलिज्म के जोड़ करके ही देखा जाता है। मैं एग्जाम्पल और बैकग्राउंड के साथ चल रहा हूँ, आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि फेडरलिज्म का वर्ड कैसे, क्या है, क्या मीनिंग है। एग्जाम्पल का प्रेजेंट टाइम में, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि जब प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, ये जब चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट गुजरात के थे, तो ये कहा जाता था कि फेडरलिज्म को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करिए, फेडरलिज्म स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और सेंटर को भी ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए और स्टेट को भी ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए काम करने के लिए। उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि जब 2014 में ये चुन करके आए, तो उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि कहीं ना कहीं स्टेट की जो इंडिपेंडेंसी और स्टेट की फंड्स या फिर उसकी रिसोर्स के बारे में प्राइम मिनिस्टर जरूर बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत दिन तक इस बात का पुरजोर जो कि समर्थन करते रहे कि राज्यों की स्वतंत्रता होनी चाहिए इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फेडरलिज्म के सेक्टर पे, फिजिकल फेडरलिज्म के बात पे। तो हमारे लिए जो सवाल बनता है कि क्या है फिजिकल फेडरलिज्म, उससे पहले सवाल ये बनता है कि रियल में फेडरलिज्म क्या है। पहले फेडरलिज्म आता है, फिर फिजिकल फेडरलिज्म आता है, फिर इसके बाद पॉलिटिकल फेडरलिज्म आता है। तो मीनिंग क्या है ये हमें समझ में आना चाहिए। दूसरी ये चीज है, जब प्राइम मिनिस्टर बने, चीफ मिनिस्टर ऑफ द गुजरात के जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने, अनुमान लगाया था, बट वो अनुमान एक अलग थलग रह करके रह गया। नौबत ये तक आई कि सेंटर हमेशा जो कि ट्राई कर रही है अभी तक 2014 से लेकर अभी तक कि सारी पावर्स ऑटोनॉमी जो कि सेंटर के पास हो, स्टेट के पास उतनी नहीं हो। लेकिन अभी जो ये आर्टिकल में बात करेंगे हम, इस आर्टिकल में कम से कम 12 पॉइंट ऐसे रेज किए जा रहे हैं। इनका ये कहना, ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम, बदलते हुए समय के दौरान हमें भी अपने सिस्टम में बदलाव लेना चाहिए। हमारा जो है कि प्लान बेस्ड इकोनॉमिक की बजाय अब जो है कि मार्केट बेस्ड प्लानिंग हो गई है। तो हमारे लिए कई सवाल निकल करके आते हैं मित्रों कि रियल में ये है क्या। फेडरलिज्म की अगर बात की जाए तो वो पूछते हैं कि रियल में फेडरलिज्म है क्या। फेडरलिज्म की मैं बात अगर बताऊं आप लोगों से, यहाँ पे देखिए वर्ड दिया गया है फेडरलिज्म, फिजिकल फेडरलिज्म और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब यह है चीज की पहली बात है, कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म का मतलब क्या है। अगर आप शेड्यूल पढ़े होंगे, जो 12 शेड्यूल है टोटल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, भारत के संविधान की जो 12 शेड्यूल है, जिसमें 1 से लेकर के 12 तक है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 थी, बट लास्ट में जो 4 जोड़ी गई, पहला जो 9th जोड़ी गई वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू, जो दूसरा जोड़ा गया शेड्यूल 10 जो जोड़ी गई, ये जो है कि 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया, जिसमें एंटी डिफेक्शन की बात की गई। लेकिन जो 11th एंड 12th जोड़ी गई वो 73 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड अर्बन लोकल बॉडी के कॉन्टेक्स्ट में जोड़ी गई। ये तो है। लेकिन जब हम आर्टिकल, जब अनुच्छेद या फिर बोल सकते हो, या जो संविधान में अनुच्छेद दिए गए हैं कुछ, उनमें भी फेडरलिज्म की बात की गई। लेकिन जो शेड्यूल है, शेड्यूल 7 है, ये क्या कहती है, ये कहती है डिवीजन ऑफ द पावर या ना ड्यूटी, डिवीजन ऑफ द ड्यूटी, मतलब कार्य का मतलब बंटवारा। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक अलग काम है, राज्य सरकार का अलग काम है। और इसके साथ ही साथ ये भी कही जाती है कि जिसका जो काम है वो उस सेक्टर में जो कि काम करेगा और उसकी अपनी ऑटोनॉमी होगी। ठीक है। लेकिन कुछ और भी बात यहाँ पे आर्टिकल पे कहने की ये कोशिश कर रहे हैं कि जो फिजिकल फेडरलिज्म का फीचर्स है, जब समय चेंज हुआ, कानून चेंज हुए, तो इसके नेचर में भी बदलाव होने चाहिए थे। ठीक है। बट उतने बदलाव नहीं हुए जितने एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है। जो सेंट्रल में गवर्नमेंट आती है, कंसंट्रेट करने की पावर कोशिश करती है पूरी तरह से। फेडरलिज्म की कॉन्स्टिट्यूशन में जो बात की गई, जो शेड्यूल 7 है उसमें बात की गई, कुछ आर्टिकल है उसमें भी बात कही गई है। जो कुछ आर्टिकल में अगर माने तो जो आर्टिकल हम अभी डिस्कस करेंगे उसके बारे में बात की गई है। यहाँ पे फिजिकल, अगर अब फेडरलिज्म की बात हमने कर लिया कि क्या है पॉलिटिकल फेडरलिज्म, डिवीजन ऑफ द पावर बिटवीन सेंटर और द स्टेट के बीच में। लेकिन जब फिजिकल फेडरलिज्म की बात करते हैं, जो पैसे का बंटवारा होता है दोनों राज्य और स्टेट, राज्य और जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में फिजिकल और पैसे का बंटवारा हो जाए, ये सारी चीजें। और ये कह रहे हैं जब हम प्लान इकोनॉमिक से मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक पे चल रहे हैं, तो हमें भी तो बदलना चाहिए हमारे जो फिजिकल रिलेशन है सेंटर और स्टेट के बीच में। बात समझिए। तो हमारे लिए सवाल ये उठता, पहली बात कि प्लान इकोनॉमी है क्या, मीनिंग ऑफ द प्लान इकोनॉमी।
प्लान इकोनॉमिक ऐसा होता है, वो डिसाइड होता है कि हमें ये इस हिसाब से करना है, ये चीज की डिमांड है और इसको करना सेंट्रल या फिर किसी सेंट्रल अथॉरिटी के अंतर्गत। बात समझिए, सेंट्रल अथॉरिटी मान लीजिए सरकार के देख रेख में काम करना होता है प्लान इकोनॉमिक में। लेकिन अब ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम ये प्लान इकोनॉमिक मार्केट इकोनॉमिक बन करके रह गई। तो आपके दिमाग में आएगा कि मार्केट इकोनॉमिक क्या है, ठीक है, रीजन क्या था कि मार्केट इकोनॉमी बनी। बात समझिए, तो मार्केट इकोनॉमिक का मतलब ये होता है डिमांड और सप्लाई ये एक दूसरे से जो है कि कोरिलेट होते हैं। डिमांड जिस चीज की है सप्लाई भी उसी चीज की कर दी जाएगी। चलिए मान लिया पेन की ज्यादा डिमांड है मार्केट में, तो लोग रोटी कपड़ा मकान छोड़ करके पेन मैन्युफैक्चर में लग जाएंगे, कहेंगे भाई इसी की डिमांड है इसी की करो। ऑटोमोबाइल की डिमांड है ऑटोमोबाइल करो। ये जो लोग ध्यान नहीं कहेंगे कि भाई चलो, सपोज करिए एक किसान है, एक सेकंड रुक जाइए, सॉरी चाहता हूँ माफी। सपोज करिए कि मार्केट इकोनॉमिक में इस तरह की कुछ चीजें आती हैं कि फार्मर्स को लगता है कि हमें धान गेहूं उपजाने से कोई फायदा नहीं है, तो क्या करेगा, ऐसा भी है कि इंडस्ट्री लगा देता हूं। तो लो आपके सोचने में आगे कि वो धान गेहूं कहाँ से आएगा, तो वो कहेगा कि भैया मैं ऑटोमोबाइल की फैक्ट्री लगा ले रहा हूँ और जो पैसा मिलेगा उससे मैं कहीं से खरीद लूंगा। कौन इसमें बवाल पालेगा कि जा करके गेहूं चावल की खेती करेगा। तो ये चीज हो गई। तो मतलब क्या है, मार्केट इकोनॉमिक का वही मतलब होता है कि जो डिमांड है उसी पे लोग ज्यादा फोकस कर देते हैं। कहते हैं ना भेड़िया चाल बोले चाहे जो बोलो, जो मार्केट इकोनॉमी है कैपिटलिस्ट का ही एक वर्जन है। समझे, कैपिटलिस्ट पूंजीवाद का ही बाजार अर्थशास्त्र का एक एडवांस वर्जन है, जिसको न्यू लिबरलिज्म के रूप में आप कह सकते हो। इसके साथ अगर हम आगे बात करें यहाँ पे ला करके, जो हम आर्टिकल में डिस्कस करने वाले हैं आज यहाँ पे, जो जो इसमें पॉइंट्स आएंगे पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पॉइंट्स के बारे में जो डिस्कस करें, सबसे पहले जो इंडिया का फेडरलिज्म स्ट्रक्चर है वो कैसा, हमें ये दिमाग में आना चाहिए। देखिए जब देश आजाद हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, तो बहुत सी चीजें ना हम ब्रिटेन की जो चीजें थी वहीं से कॉपी कर लिए। कहते हैं ना, कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि संविधान, इंडिया का संविधान जो है वो एक उधार का थैला है। बात समझिए, ऐसा यूपीएससी ने सवाल भी पूछा है। क्यों? क्योंकि हम बहुत सी चीजें अदर देश से, जो कि जैसे फेडरलिज्म के सिस्टम पे बात की जाए, या फिर शेड्यूल की बात की जाए, या फिर डीपीएसपी की बात की जाए, या फंडामेंटल ड्यूटी की बात की जाए, या फिर संविधान को कैसे अमेंडमेंट किया जाएगा इसकी बात करें, तो बहुत से हमने बहुत से देशों से उधार लेकर के, उधार मतलब लौटाना नहीं है, हमने उनका कॉपी करके अपने पास रखा है। बहुत से जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत लिए गए। और जब संविधान बन रहा था तो उस समय किसी ने इस बात के लेकर के बात नहीं की कि टैक्स और जो टैक्स का बंटवारा होगा किस हिसाब से होगा। लोगों का यही फोकस था कि कैसे जो कि इंडिया को एक बड़ा देश बनाया जाए और एकदम स्ट्रांग बनाया जाए। इसी के डेवलपमेंट में एक वर्ड निकल करके होल्डिंग टुगेदर। इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर है होल्डिंग टुगेदर है, और अमेरिका का जो फेडरलिज्म वो अलग है, कमिंग टुगेदर है। हम कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर, इस सब के बारे में अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों के साथ। एक सेकेंड, ठीक है। हम कह रहे हैं इंडिया फेडरलिज्म की बात करते हैं, फेडरलिज्म जिसे संघवाद कहते हैं, ठीक है, संघवाद की बात कर रहे हैं। इसमें अगर हम इंडिया की बात करते हैं, किसकी, इंडिया और यूएसए की बात करेंगे, तो इंडिया में जो है ना होल्डिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर टाइप की जो कि फेडरलिज्म है, मतलब अभी बता रहा हूं। और लेकिन जो यूएसए की है कमिंग टुगेदर, कमिंग टुगेदर की बात करता है। तो आपके दिमाग में आएगा कि भैया होल्डिंग टुगेदर क्या है, कमिंग टुगेदर क्या है। सपोज करिए इतना बड़ा भारत है, ठीक है, इंडिया है, और इसके बाद कुछ छोटे छोटे राज्य थे। जब हम देश आजाद हुए बहुत छोटे छोटे, जैसे प्रिंसली थी, ठीक है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर था, फिर हैदराबाद था, निजाम था, ठीक है, ये सारे थे। कुछ तो अपने आप आ गए, कहेंगे चलो ठीक है, लेकिन कुछ को पकड़ना पड़ा। जैसे जम्मू कश्मीर हैदराबाद का जो निजाम था वो आने को तैयार है। जूनागढ़ का जो था आपका, यहाँ जूनागढ़ जो गुजरात वाले साइड में पड़ता है, वो आने को तैयार ही ना था, वो अपना कुत्ता वगैरह लेकर के पाकिस्तान भाग गया। लेकिन कैसे भी करके जो उस समय के हमारे लीडर थे सबको कहें कि नहीं, आप किसी भी हालत में आप जा नहीं सकते। हैदराबाद का अगर आप लोकेशन देखो, ठीक है, अगर आप देखें कि आपका तेलंगाना में पड़ेगा, ठीक है,
जो स्टेट है, कैपिटल है वो हैदराबाद। तो वहां पे कोई लोकेशन देखेंगे इंडिया के बीचों बीच, बताइए आप कि जब बीच में है वो एक कैसे देश बन के रह सकता था। तो उस समय जो होम मिनिस्टर थे हमारे क्या बोलते हैं, सरदार पटेल पटेल जी थे और प्राइम मिनिस्टर नेहरू, इन लोगों ने पुरजोर कोऑर्डिनेट करके प्रधानमंत्री और गृह मंत्रालय पीएमओ मिल करके इतना स्ट्रांग कोऑर्डिनेशन दिखाया कि हैदराबाद को जबरदस्ती कहा कि नहीं आप किसी भी हालत में आइए, जम्मू कश्मीर को भी ला दिया गया और निजाम। तो मतलब क्या है, सबको पकड़ा गया। ऐसे आप कुछ इस तरह से डायग्राम बनाने की कोशिश करें। मान लीजिए ये इंडिया हो गया, सबको कहा कि अच्छा हम पकड़ के आपको रखेंगे, ठीक है, आप भी मत जाइए, हम आपको पकड़ के रख रहे हैं। इनको भी कहा आप कहीं में जाइए, हम पकड़ के, सबको पकड़ के रखे हैं, खींच के अपने पुलिंग, कुछ नहीं है, पुलिंग पुलिंग, मैं पकड़ा हूं, यहाँ पे सेंटर है। लेकिन जब यूएसए की बात करते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जब बात करते हैं, तो ये कमिंग टूगेदर है। ये छोटे छोटे आए सब, ठीक है, अपने से आ गए, आए जब ये एक हमें बड़ा एकदम फेडरलिज्म बनाना चाहिए, तो इसलिए कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर, दिस आर टू थिंग्स। और इनके अपनी ऑटोनॉमी और इनकी विशेष के आधार पर होल्डिंग टुगेदर, कमिंग टुगेदर का फेडरलिज्म बना। और उस समय जब संविधान बन रहा था, तो उस समय कोई ये अनुमान नहीं लगा रहा था कि इस तरह की इशू निकल करके आएंगे। और इंडिया तो चेंज होगा ही होगा, लेकिन इस तरह से रैपिडली चेंज होगा वो कोई सोचा ना था। अब चेंजेस क्या क्या हुए मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ डिक्लेयर बता रहा हूँ, ठीक है, एक सेकेंड। अब मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि चेंजेस क्या हुए। इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ तो समझिए कि कितने चैलेंजेस थे। पहली बात तो यूनिफॉर्मिटी लाना था, यूनिफॉर्मिटी, लेकिन सबके अंदर एक नेशनलिज्म की भाव लाना चाहता था पहले। दूसरे बात कल्चर, कल्चरल डाइवर्सिटी भी थी, ठीक है, अलग अलग थी, जैसे खाना क्या है, पहनना क्या है, कलर क्या, कलर भी अलग अलग कलर था, कलर रंग भी अलग अलग तरीके का था। इसके बाद अगर हर 5 बता सकते हो 50 किलोमीटर पे की डाइवर्सिटी आपको देखने की मिली। लेकिन ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम सबसे ज्यादा जो चेंजेस हुआ, ठीक है, ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम चेंजेस क्या क्या हुआ मैं बता रहा हूं आपको कि पॉपुलेशन, पॉपुलेशन आप समझ सकते हो इंडिया टॉप पे आ गई है। हालांकि भी सेंसस ऑफिशियल डाटा नहीं है, बट अनऑफिशियल डाटा से हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि 1.45 के आसपास पहुंच गए हैं, चाइना को ओवरटेक कर लिए हैं, बात समझिए। लेकिन जब ऑफिशियल डाटा, जब सेंसस होगा तो हम क्लियर पिक्चर बता पाएंगे। बस एक लेकिन तथा कथित कहीं सुनी बातों पे मैं बोल रहा हूँ, ऐसा कोई एविडेंस मेरे पास नहीं है, मैं न्यूज़पेपर से बोल रहा हूँ। मैंने इंडिया की फर्स्ट पॉपुलेटेड हो गया, लेकिन जो ऑफिशियल स्टैंड है अभी सेकंड है, सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन आफ्टर चाइना। इसके बाद जो है, जो सोर्स ऑफ द फाइनेंस अलग अलग हो गया है, अलग अलग तरीके से आ रहा। और इंडिया की इकोनॉमी क्या हुई है, प्लान से अब क्या हो गई है, मार्केट बेस्ड हो गई है इकोनॉमी। कैसे, जब हम 1991 में एलपीजी लाए, अब जब एलपीजी आई तो बहुत से डिस्पैरिटी देखने को मिली। डिस्पैरिटी इन द सेंस पर कैपिटा इनकम, कंसंट्रेशन ऑफ द वेल्थ एंड इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फाइनेंस, द इनकम की बात कर सकते हो। कहते हैं 1% लोग हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी को 22-23% जो कि अपने पास कंसंट्रेट करके रख लिए, समझिए 1% पॉपुलेशन, और बची हुई 99% पॉपुलेशन बचे हुए में अपना जी खा रही है। आप समझ सकते हो किस तरह से। अगर कहा जाता है, हम भी सुनी बात कर रहे हैं कि अंबानी, अगर मुकेश अंबानी अडानी अगर लोग अपनी सैलरी दे दे, पूरा पैसा अगर बांट दें लोगों में, तो इंडिया में गरीबी जो कि खत्म हो जाएगी। बांट देना चाहिए, इंडिया भी डेवलप कंट्री हो जाए, प्रधानमंत्री का सपना पूरा हो जाए 2027 में कि डेवलप कंट्री होंगे, वो अलग चीज़ है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें सिनेरियो बदल गई। अब हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे बात करेंगे दूसरा, होल्डिंग टुगेदर, कमिंग टुगेदर के बारे में बात किया, और सेंट्रीफ्यूगल, मतलब मैंने कहा ना कि ये अपनी तरफ करके खींचा हुआ है। तीसरी जो बात कर रहे हैं, जो फेडरलिज्म में चेंजेस हुआ, मैं वो बता रहा हूं। अब आगे ये कह रहे हैं कि जो अगला चेंजेस हुआ, पॉपुलेशन इकोनॉमिक का तो हुआ, लेकिन 73 एंड 74 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, किसके लिए, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए, और उसके बाद जो है कि आप बोल सकते हैं अर्बन लोकल बॉडी के लिए।
कहें जब ये एक्ट आया तो एक बेटर अपॉर्चुनिटी थी कि हम फेडरलिज्म या फिर फिजिकल फेडरलिज्म को या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टैक्सेस को एक अलग तरीके से डिफाइन किए होते। आज जरूरत सबसे ज्यादा है, मैं अपनी तरफ से पॉइंट्स ऐड कर रहा हूँ, सबसे ज्यादा जो जरूरत है इस समय एकदम ग्रास रूट लेवल पे काम करने की। फॉर एग्जाम्पल के लिए कहते हैं महात्मा गांधी, भारत, असली भारत हमारा गांव में बसता है। अब समझिए अगर गांव को अगर आप या विलेज लेवल या रिमोट एरिया में अगर आप काम कर दे तो इसका मल्टीपल इम्पैक्ट पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल रिजल्ट देखने को मिला हमसे किससे, एमजी नरेगा, एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 के थ्रू, 2005, और जो ए एमजी जोड़ा गया ये 2010 में अमेंडमेंट करके जोड़ा गया। इसमें ये पता है आपका लीगल राइट होता है, गारंटी देता है आपके जॉब का। आप अगर 100 मतलब एक साल में आपको 100 दिन का जो रोजगार मिलना पक्का है। इसको प्रधान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इम्प्लीमेंट करे। आपको अगर जॉब चाहिए 18 साल के ऊपर हो तो प्रधान के पास जाइए, एप्लीकेशन डालिए कि हमें नौकरी चाहिए, जॉब चाहिए, आप हमें प्रोवाइड करिए मनरेगा के तहत। अगर प्रधान नहीं प्रोवाइड करवाता है तो प्रधान को पेमेंट देनी पड़ेगी, आप काम करो या ना करो। चाहे वुमेन हो चाहे मैन हो, सबको इक्वल पेमेंट मिलेगा। ऐसा नहीं कि वुमेन के लिए कम मिलेगा और मैन के लिए ज़्यादा मिलेगा। लेकिन ये भी बात की जाती है वुमेन की तुलना में वुमेन ज़्यादा काम करता है क्योंकि उसके अंदर टेस्टोस्टेरॉइड जो है कि ज़्यादा रिलीज होता है, 10% के आसपास, वुमेन के पास 2% के आसपास होती है। इसी का रीजन होगा वुमेन की जो फिजिकल एफिशिएंसी होती है वो मैन के मुकाबले कम होती है। हालांकि जब वो वर्कआउट करते हैं कुछ चीज़ें और उनकी इंक्रीज होती हैं। एक तापसी पन्ना की कोई मूवी वगैरह बनी है इस पे, तो आप उसको देख सकते हो। तो यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ कि ये नरेगा के तहत ग्राउंड रूट लेवल पे एक अच्छा काम किया कि जो इसको पंचायती राज को और इनहेंस कर सके। लेकिन हमने इस अपॉर्चुनिटी को खो दिया, क्यों? क्योंकि हमने क्लियर डिफाइन नहीं किया कितना कैसे कौन से सेक्टर से फाइनेंस ट्रांसफर होगा विलेज लेवल पे। पावर दे ही दी गई स्टेट के पास, स्टेट के पास ऑलरेडी ही जो कि पावर जो कि फाइनेंस की डिफिसिट था जो कि ट्रांसफर ही नहीं करता है। ये चीज बात करते हैं। इसके बाद अगर मैं देखूं और जो पॉइंट इसमें बताने की कोशिश करते हैं ये कहते हैं नेक्स्ट है abolition of the planning commission and establishment of the नीति आयोग। हमें पता है कि 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन को अबोलिश किया गया और नीति आयोग को इस्टेब्लिश किया गया। हमें पता है कि प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन यह कहा जाता है कि जो नीति आयोग है कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग फेडरलिज्म को और इनहेंस करता है, बट रियलिटी कुछ और बताती है। क्या है ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत जो कि इसको इस्टेब्लिशमेंट किया गया था प्लानिंग कमीशन को भी और नीति आयोग को भी। दूसरी चीज, प्लानिंग कमीशन में कुछ लोग हुआ करते थे लेकिन नीति आयोग में स्टेट का ज्यादा पार्टिसिपेशन है। बट पार्टिसिपेशन थिंक टैंक में होने से कोई चीज होती नहीं जब तक आप फाइनेंस का क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे। इसके बाद अगर मैं आपको देखिए एफआरबीएम एक्ट के बारे में ये क्या बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एफआरबीएम एक्ट है यहाँ पे जो ये कह रहे हैं कि फिजिकल रिस्पॉन्सिव बजटरी मैनेजमेंट एक्ट 2003 में पास किया गया। इसको 2016-17 में शायद एनके सिंह की एक कमेटी भी स्टैब्लिशमेंट की गई। इसका क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का जो फिजिकल डेफिसिट होता है, मतलब जो पैसा खर्च होता है उसको बैलेंस करना था कि जीडीपी का कितने % से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हालांकि मैं डाटा पे नहीं जा रहा हूं, बस यहाँ पे लिंक्स बता रहा हूं कि क्या क्या चीजें चेंज हुई। आप ये देखिए इन्होंने नकेल कस दिया। नकेल कसने का मतलब है कि फिजिकल सेक्टर में स्टेट गवर्नमेंट को और जो है कि रोक दिया गया कि आप इससे ज्यादा नहीं करें। और इससे और भी क्या ज्यादा है कि संविधान के आर्टिकल में ये मेंशन किया गया है कि आप अगर स्टेट को बोला जाता है कि अगर आप चाहते हैं बोरो करना, उधार लेना, तो जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या सेंट्रल गवर्नमेंट आपको अप्रूवल नहीं देगी तब तक आप कहीं से बोरो नहीं कर सकते। यूपीएससी ने सवाल भी पूछा हुआ है इस कॉन्टेक्स्ट में, एफआरबीएम और बोरोविंग पावर ऑफ द स्टेट। इसके बाद जो नेक्स्ट कहर ढाता है और राज्य के पास वो जीएसटी से, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट जो 2017 में लागू किया गया। जब ये लागू किया गया दोस्तों, इसका यही कहा जा रहा था वन नेशन वन टैक्स सिस्टम। बहुत से टैक्सेस को ला करके सेंट्रल के अंदर कर दिया गया।
लेकिन ये आश्वस्त या फिर इस तरह के कॉन्फिडेंस में सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया स्टेट को कि आप घबराइए मत, आपका जो लॉस होगा हम 5 साल तक आपकी भरपाई करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य ये हुआ, कह सकते हो आप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेडी थी करने के लिए, लेकिन टैक्स कलेक्शन नहीं हुआ उतना जीएसटी के अंतर्गत जितना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने माइंड में सोच के चल रही थी। बची खुची कसर कोविड ने ला करके पूरा कर दिया। उसमें भी टैक्स को लेकर के बहुत सी समस्याएं झेलनी पड़ी, टैक्स एग्जेम्पशन भी करना पड़ा, और उस समय जहां पैसे की ज्यादा जरूरत थी और वहां पे पैसे का शॉर्टेज होने लगा, ये हो गया। इसके बाद सेस और सरचार्ज होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पावर होती है कि सेस और सरचार्ज टैक्स ऑन टैक्स पे लगाए। सपोज करिए कोई एक गुड्स है या सर्विस है, उस पर 10% जो कि सरचार्ज लग रहा है, और ये जो कि 100 रुपए का है 10% लगता है, तो टोटल गुड्स जो कि 110 रुपए। लेकिन ये 10% पे फिर सरचार्ज या सेस लग सकता है, तो कितना परसेंट बनेगा? 1% या 2% जो भी लगा रही है, मान लीजिए 1% लगा रही है, तो आपका 0.10 जो है कि 1% के आसपास होगा। तो जो ये लगा रही है तो क्या शेयर करती है राज्य के साथ? इस चीज को देखिए, उसमें भी शेयर के लिए दिक्कत आती है। ऑलरेडी ही सेंट्रल गवर्नमेंट से चर्चा लगा दे रही है, और जब स्टेट के पास वो पहुंच रहा उस पर अगर और लगाए वैट या सेल्स टैक्स, तो दिक्कत तो और होगी ना उनमें जाकर के। इसके बाद यूएनडीपी, अब देखिए जो बदहाल है ह्यूमन की जीवन, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये एक इंडेक्स इशू करती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या रिपोर्ट। उसमें ये कहा जा रहा है कि जो रैंकिंग या फिर बोल सकते हो जो मतलब रेंज या फिर जो पैरामीटर पे वो आ रही है, वो उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही है। इसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि जो पर कैपिटा इनकम है, एक बार बहुत ज्यादा हुआ फिर कम हुआ, लेकिन लिबरलाइजेशन के बाद फिर सिनेरियो बदल गया। एक चीज फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट पे बोला जा रहा, फाइनेंस कमीशन। हमें पता है 5 साल के बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फाइनेंस कमीशन को इस्टेब्लिश करता है, ठीक है। और जब से 15-14 फाइनेंस कमीशन आया, ये चीज आ गई कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टैक्स बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, वर्टिकल एंड द हॉरिजेंटल। अब आपके दिमाग में आएगा वर्टिकल एंड द हॉरिजेंटल क्या है, ठीक है, यहां पे मैं बता रहा हूं आपको। अब देखिए फाइनेंस कमीशन का, एक सेकेंड मैं कलर चेंज कर लेता हूं, बेटर होगा, ठीक है। फाइनेंस कमीशन को लेकर क्या है, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। वर्टिकल क्या है, ऐसे दम, और हॉरिजॉन्टल क्या है, इस हिसाब से है। अब हम यहाँ पे मैप बना रहे हैं, डायग्राम, वे इस तरह से बता लीजिए कुछ, ये आपका वर्टिकल को मार्क करता है, ये आपका हॉरिजॉन्टल को मार्क करता है, ये एन नहीं है एच है। अब हॉरिजॉन्टल क्या होता है और वर्टिकल क्या है? तो वर्टिकल क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड से रिलीज की और हर स्टेट के पास चला गया बराबर। मान लीजिए 28 रुपये क्या, सभी राज्यों को 1-1 रुपये मिल गए, आज समझा। और हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं कैसे, अब हॉरिजॉन्टल की बात क्या करेंगे, उसमें कई पॉइंट्स आ गए भैया। आपका लोकेशन कहाँ है, आपको अलग मिलेगा फंड्स, जिसका लोकेशन ज़्यादा इंटरनेशनल बॉर्डर पे लगता है उनको ज़्यादा मिल जाएगा। दूसरी बात, आपका फॉरेस्ट एरिया कितनी है उस आधार पे मिलेगा, जिसके पास ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया प्रोटेक्ट करने के लिए उनको ज़्यादा मिलेगा। दूसरी बात, जिनकी पॉपुलेशन है ज़्यादा उनको ज़्यादा मिलेगा। अब यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शनरी मिल रही है कि क्या पैसे लेने के लिए हर स्टेट एक पॉलिसी लगा दे जो जाए जितना बच्चा करे इस हिसाब से। तो इस चीज़ को लेके बहुत बवाल हुआ जब 15 शायद फाइनेंस कमीशन लाया था। उसने कह दिया वेस्टर्न साउदर्न स्टेट ने कहा सर हमने तो एक खर्चा किया पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, और ऊपर से हमने एक अच्छी काम किया कि पॉपुलेशन कंट्रोल किया, और ऊपर से आप हमें पनिशमेंट भी दे रहे हो कि नहीं जिनके पास पॉपुलेशन कम है उनको कम पैसा देंगे। तो यही बात थी तो आप 50 साल पहले ही बता दिया होते हमें आप।
जब आगे बात की जाती है कि आपकी जो एरिया है, हिली है, प्लेन है, प्लाटू है, ये सारी चीज़ें जो कि आपके हॉरिजेंटल में आती है। तो फाइनेंस कमीशन ने कुछ ऐसा किया। इसके बाद अगर देखेंगे नेचर ऑफ द इंडिया, इंडिया की पॉपुलेशन की जो नेचर है, मतलब पॉपुलेशन कंपोजिशन वगैरह वगैरह जो चेंज हो गई है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने बहुत सी चीज़ें कॉपी करके लिया और ये सारी चीज़ें हमें आगे बढ़ाया। इसके बाद एमजी मनरेगा के बारे में बात कर लिया और आर्टिकल 293 का सब क्लास 3 ये कहता है कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट बोरो करना चाहती है तो उसको पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूवल लेना पड़ेगा, तब जाके वो बोरो करती है, अदरवाइज नॉट अलाउड। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया कि मतलब हमने क्या क्या हम पढ़ सकते हैं, इसमें क्या क्या हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है इस चीज को लेकर के। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो हमने आज यहाँ पे जो मेरा ऑब्जेक्टिव था कि डिस्कस करने का क्या क्या आपको फिजिकल फेडरलिज्म में मेंशन किया जा सकता है, कभी हम डिस्कस करेंगे एनके सिंह जो एफआरबीएम एक्ट पे बनाई गई कमेटी उसका A to Z डिस्कस करेंगे, राइट। और इस लेक्चर में फ्रेंड्स तो इतना ही। थैंक यू वेरी मच और जय हिंद जय भारत।